प्रिय श्रोतागण, अब तक के हम आपके सामने कोर्ट के अलावा आपके मामले को सुलझाने के लिए जो और विकल्प हैं, उनमें से दो विकल्प के बारे में पिछले दो एपिसोड्स में हमने जानकारी दी थी। पहले एपिसोड में हमने बतलाया था कि मेडिएशन, मध्यस्थता, ये भी आपके झगड़े को सुलझाने का एक उपयुक्त माध्यम बन सकता है, और उसके बारे में विस्तृत रूप से जानकारी हमने मेडिएशन पर जो वीडियो रिकॉर्ड कराया था उसमें दी थी। फिर उसके बाद में हमने कंसिलिएशन का जो प्रोसीजर होता है वो भी लास्ट एपिसोड में आप लोगों को समझाने का प्रयत्न किया था। और एक तीसरा प्रोसीजर, एक तीसरा ऑल्टरनेट जो है वो आर्बिट्रेशन का है। आर्बिट्रेशन अपने आप में एक ऐसा ऑल्टरनेट डिस्प्यूट्स रिड्रेसल फोरम जो अब बहुत ज़्यादा, यूँ कह लीजिए कि मेट्रोपॉलिटन एरियाज़ के अंदर में सिविल डिस्प्यूट्स को रिज़ॉल्व करने के लिए, कमर्शियल डिस्प्यूट्स को रिज़ॉल्व करने के लिए एक अच्छा माध्यम बनता जा रहा है। आर्बिट्रेशन के बारे में कुछ जानकारी हमारे श्रोताओं को देते चलें, और ख़ास करके हमारे नवोदित वकील भी इन सारी बातों को ध्यानपूर्वक सुनें। आर्बिट्रेशन अल्टरनेट डिस्प्यूट्स रिड्रेसल फोरम है, और आर्बिट्रेशन की नियुक्ति both the parties to the dispute can appoint an arbitrator with their mutual consent। लेकिन उसके पहले ये जान लीजिए कि आर्बिट्रेशन प्रोसीडिंग्स कौन से मैटर्स के अंदर में यूँ कह लीजिए कि इनिशिएट की जा सकेगी। पार्टीज़ के दरमियान में आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट का होना अनिवार्य है आर्बिट्रेशन प्रोसीडिंग्स के लिए। अगर दो पार्टीज़ के बीच में आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट पाया जाता है, या उनके दरमियान में जो एग्रीमेंट हुआ है उसके अंदर में आर्बिट्रेशन का क्लॉज पाया जाता है, तब तो डिस्प्यूट कैन बी रेफर्ड टू एन आर्बिट्रेटर। तो ये आवश्यक है, आर्बिट्रेशन का क्लॉज होना, आर्बिट्रेशन का एग्रीमेंट होना। दिस इज़ अ प्री रिक्विजिट ऑफ सेंडिंग द मैटर टू एन आर्बिट्रेटर फॉर रेजोल्यूशन ऑफ डिस्प्यूट बाय द प्रोसीजर नोन एज आर्बिट्रेशन। अब इसमें थोड़ा सा इस बात को समझते चलिए कि जब पार्टीज़ के बीच में मतभेद हो जाते हैं तो उनका ट्रस्ट लेवल कम हो जाता है, और डिस्ट्रस्ट लेवल जो है वो आसमान को छूने लगता है। और कभी कभी ये भी होता है, आप देखिए कि एक पार्टी मामले को तूल देना चाहती है, उसको लंबा करना चाहती है, तो वो क्यों कर चाहेगी कि आर्बिट्रेटर की नियुक्ति के सिलसिले में अपनी सहमति व्यक्त करे। अब ऐसे में होता यह है कि जब दोनों पार्टीज़ किसी एक आर्बिट्रेटर पर सहमत नहीं हो जाते, तो जो पार्टी अपने मामले का फैसला जल्द से जल्द कराना चाहती है, उसके पास में एक ही विकल्प रह जाता है कि वो हाई कोर्ट में जाकर के आर्बिट्रेशन अपॉइंटमेंट के लिए, आर्बिट्रेटर के अपॉइंटमेंट के लिए एप्लीकेशन दे। अब जनरली ये देखा गया है कि हाई कोर्ट में इस प्रकार का जब आवेदन दिया जाता है, प्रतिस्पर्धी को कोर्ट में बुला लिया जाता है, नोटिस दे कर के दोनों पार्टीज़ को सुना जाता है, और फिर हाई कोर्ट अपनी तरफ से किसी रिटायर्ड हाई कोर्ट जज को, या यूँ कह लीजिए कि उनके पैनल ऑफ आर्बिट्रेटर्स में जिन लोगों के नाम दर्ज हैं, उनमें से किसी को आर्बिट्रेटर अपॉइंट करता है। यहाँ कहीं इस बात का भी संकेत देना आवश्यक है कि हाई कोर्ट में जाने के बाद में अगर दोनों पार्टीज़ किसी आर्बिट्रेटर के नाम पर सहमत हो गई, हाई कोर्ट उस व्यक्ति को भी आर्बिट्रेटर अपॉइंट कर सकता है। अब यह है एक दिक्कत की बात, पहले तो आर्बिट्रेटर को लेकर के सहमति नहीं हुई, अब हाई कोर्ट ने आवेदन दिए जाने पर आर्बिट्रेटर की नियुक्ति कर दी। अब आर्बिट्रेटर की नियुक्ति होने के बाद में आर्बिट्रेटर इज़ एज गुड एज अ सिविल कोर्ट। जिस तरह से एक सिविल कोर्ट आपके मैटर को लेकर शुरू से लेकर आखिर तक चलाता है और उसको अंतिम स्वरूप देता है, यही काम आर्बिट्रेटर का भी है। आर्बिट्रेटर को भी यही काम करना है। लेकिन जहाँ कोर्ट के पास में अनगिनत मामले अगर न सही तो बहुत ज़्यादा मामले न्याय निर्णीत होने के लिए प्रलंबित पड़े हैं, वहाँ आर्बिट्रेटर के पास में गिने चुने मामले होते हैं। और आर्बिट्रेटर के यहाँ पर तारीख़ पे तारीख़ वाला मामला नहीं होता। उसका एक कारण ये भी है कि हर तारीख़ को आर्बिट्रेटर के लिए अपनी प्रोसीडिंग्स चलाते वक्त जो जो खर्च होना है वो पार्टीज़ को ही बेयर करना है।
आर्बिट्रेटर होटल के जिस कमरे में बैठकर या किसी प्राइवेट जगह पर बैठकर अगर समझ लीजिए अपनी प्रोसीडिंग्स कंडक्ट करेगा तो जगह का किराया भी पार्टी ने ही देना है। आर्बिट्रेटर की फ़ीस भी अगेन पार्टीज़ आर टू बेयर, और जितना आर्बिट्रेशन लंबा होता जाएगा शायद फ़ीस उतनी ही ज़्यादा बढ़ती चली जाए। आई मीन द पॉइंट टू बी ब्रॉट होम इज़ इफ़ द आर्बिट्रेशन प्रोलॉन्ग्स देन द पार्टीज़ आर एट फाइनेंशियल लॉस। ऐसे में पार्टीज़ ये नहीं चाहती कि आर्बिट्रेशन प्रोसीडिंग्स जो है प्रोलॉन्ग हो, बल्कि जितने जल्द आर्बिट्रेशन के माध्यम से उनके डिस्प्यूट का निकाल हो सकता है उसके लिए वो प्रयत्नशील होते हैं। तो ये तो एक एडवांटेज अपने आप में ज़रूर है कि आर्बिट्रेशन के माध्यम से आपका मामला एक लिमिटेड टाइम में अगर न सही तो यूँ कह लीजिए कि विद इन अ रीज़नेबल टाइम योर मैटर विल स्टैंड डिसाइडेड बाय द आर्बिट्रेटर। अब इसमें आपने यहाँ तक तो सुन लिया कि आर्बिट्रेटर अपॉइंट करने के लिए आपको हाई कोर्ट में जाकर के नियुक्ति करवानी होती है। फिर आर्बिट्रेशन प्रोसेस में आर्बिट्रेटर के जो भी एक्सपेंसेस हैं आपने बियर करने हैं। हमारा कोड भी आपके मामले में कोर्ट फीस वसूलता ही है। डिपेंडिंग अपॉन द वैल्यू ऑफ द सूट यू आर रिक्वायर्ड टू पे कोर्ट फ़ी। मैक्सिमम कोर्ट फ़ी जो है 3 लाख रुपए तक के होती है। आर्बिट्रेटर का ख़र्च इससे कुछ कम ज़्यादा ही होगा, लेकिन आर्बिट्रेटर के लिए आपको हर एक तारीख़ पर जो प्रावधान करना है, जो प्रोविज़न करना है, सो करना है। अब इसमें एक और दिक्कत कहीं ये भी होती है, आप देखिए कि पार्टीज़ को किसी प्रकार का कोई इंटरिम रिलीफ चाहिए। समझ लीजिए प्रॉपर्टी एक पार्टी के कब्ज़े में है, वो चाहे तो इस प्रॉपर्टी को किसी तीसरी पार्टी को हस्तांतरित कर सकता है, या इस बात का भी कहीं इम्कान है कि प्रॉपर्टी डेवलप होना शुरू हो जाए, उस पर किसी बिल्डिंग का निर्माण शुरू हो जाए और मैटर के अंदर में फिर कॉम्प्लिकेशंस हों क्योंकि कोई थर्ड पार्टी इंटरेस्ट क्रिएट हो गया तो आप जानते ही हैं कि प्रॉब्लम क्रिएट होता है। तो ऐसे में आप कहीं ये चाहते हैं कि जब तक के आर्बिट्रेशन प्रोसीडिंग्स शुरू नहीं हो जाती तब तक प्रॉपर्टी पर जो है स्टे लगा दिया जाए। आम आदमी के परिभाषा में कहना हो तो, और कानूनी लोगों की परिभाषा में कहना हो तो कोई इंटरिम मेजर है, इंजंक्शन है, रिसीवर है, इस प्रकार की कोई और चीज़। लेकिन ये इंटरिम मेजर्स अगर आर्बिट्रेशन प्रोसेस शुरू होने के पहले आपको चाहिए, आपको लेने हैं, तब तो आपको ज़िले की अदालत का दरवाज़ा खटखटाना पड़ता है। तो अब मुश्किल ऐसी पड़ गई, आप देखिए कि मामले का अंतिम निर्णय करवाने के लिए मुझे आर्बिट्रेटर के पास जाना है, आर्बिट्रेटर की नियुक्ति के लिए मुझे हाई कोर्ट में जाना है, और अगर मुझे कोई इंटरिम रिलीफ चाहिए तो मुझे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाना है। हालांकि डिस्प्यूट और प्रॉपर्टी एक ही है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली मुझे एक नहीं 3 फोरम्स के पास जाना पड़ रहा है अपने मामले को न्यायनिर्णीत करने के लिए। मैं समझता हूँ ये एक ऐसा ग्रे एरिया है जहाँ पर जितने जल्द हो सकता है हमारे लॉ मेकर्स को ध्यान देना चाहिए। ये एक बहुत बड़ी प्रैक्टिकल दुश्वारी है। आप देखिए, हम तो ये चाहते थे कि आर्बिट्रेशन के माध्यम से पार्टी को टाइम बाउंड फ्रेम के अंदर में रिलीफ मिल जाए, लेकिन ये जो विभिन्न फोरम्स प्रिस्क्राइब किए गए हैं आर्बिट्रेटर की नियुक्ति के लिए, इंटरिम मेजर्स के लिए और मामले के अंतिम निर्णय के लिए, इसमें पार्टीज़ का बेचारी का बहुत ज़्यादा खर्च होता है। आर्बिट्रेटर नियुक्ति के लिए हाई कोर्ट में जो वकील अपॉइंट किया जाएगा उसका खर्च बर्दाश्त करना है। इंटरिम मेजर के लिए डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के अंदर में जो वकील आप अपॉइंट करेंगे उसका खर्च बर्दाश्त करना है, और फिर इसी तरह से आर्बिट्रेटर के पास में आपके मामले की जो पैरवी करेगा वो एक और वकील। तो 3 फोरम्स हैं जहां आपको दौड़ लगानी पड़ती है, और अगर 3 वकील न सही तो वकील एक ही, लेकिन वो 3 फोरम में चूँकि काम कर रहा है इसके लिए अपनी फ़ीस अलग अलग चार्ज करेगा। और कभी कभी तो ये भी देखने में आया है कि हर एक फोरम के पास में प्रैक्टिस करने वाला वकील विभिन्न होता है, इसके लिए कहीं 3 वकीलों की फ़ीस भी आपको बर्दाश्त करनी पड़ती। तो आर्बिट्रेशन है तो अपने आप में एक अच्छा प्रावधान, लेकिन छोटे मोटे बिजनेसमैन, ये यूँ कह लीजिए कि हमारा आम सा लिटिगेंट अगर आर्बिट्रेशन प्रोसेस में उलझ कर के रह जाता है तो फिर तो आर्बिट्रेशन से बेहतर मॉफिसिल एरियाज़ के अंदर में सिविल कोर्ट
एक अच्छा विकल्प मालूम होता है। मामले को चलने में देर थोड़ी ज़रूर लगेगी, लेकिन आपको 3 फोरम्स के पास में जा कर के यूँ कह लीजिए कि रिलीफ मिलवाने की जो कठिनाई है, उस कठिनाई को फेस नहीं करना पड़ेगा। तो आर्बिट्रेशन प्रोसीडिंग्स अल्टीमेटली होता ये है कि आर्बिट्रेटर दोनों बाजुओं को सुनता है। जिस तरह से सिविल कोर्ट एडिक्वेट अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड दोनों पार्टीज़ को देता है, आर्बिट्रेटर का भी लगभग यही काम है। आर्बिट्रेटर ज़रूरत हुई तो पार्टीज़ के जो स्टेटमेंट्स हैं, उनके विटनेसेस के जो स्टेटमेंट्स हैं, वो भी रिकॉर्ड कर सकता है। एंड इन द अल्टीमेट एनालिसिस द मैटर विल बी डिस्पोज्ड ऑफ बाय पासिंग एन ऑर्डर, बाय पासिंग एन अवार्ड आई स्टैंड करेक्टेड। तो ये अवार्ड जो है, ये आर्बिट्रेटर के माध्यम से आपके मामले का अंतिम निर्णय है, जिसे कायदे की परिभाषा में अवार्ड कहा जाता है। यह अवार्ड अपने आप में अपीलेबल है और आर्बिट्रेशन एंड कंसीलिएशन एक्ट के प्रोविजंस के तहत जो अपीलेट फोरम प्रिस्क्राइब किया गया है, वहाँ जाकर के अगर आप इस अवार्ड से संतुष्ट नहीं हैं तो इस अवार्ड को चैलेंज भी कर सकते हैं। तो ये चंद एक बातें आर्बिट्रेशन प्रोसीजर को लेकर, वही आर्बिट्रेशन प्रोसीजर जो आर्बिट्रेशन एंड कंसीलिएशन एक्ट 1996 में हमें बतलाया गया है। तो इस तरह से ADR अल्टरनेट डिस्प्यूट्स रिड्रेसल के उपलक्ष्य में हमारा ये 3रा एपिसोड अपनी समाप्ति को पहुंचता है। ये 49वां एपिसोड है, हमारे श्रोतागण नोन कर लें इस बात की, और इसके बाद का जो एपिसोड होगा परवरदिगार चाहे हमारा 50वां एपिसोड होगा। तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए। हमसे जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।